आज हम बीएड फर्स्ट ईयर फर्स्ट सेमेस्टर मनोविज्ञान विषय में भारतीय एवं पाश्चात्य शिक्षण की अवधारणा के विषय में अध्ययन करेंगे। शिक्षा एक सतत एवं आजीवन चलने वाली प्रक्रिया है, परंतु इस तथ्य के बावजूद प्रत्येक समाज अपने बालकों की शिक्षा के लिए संस्थागत रूप से व्यवस्था करता है। इस व्यवस्था को हम शिक्षा व्यवस्था या प्रणाली के नाम से जानते हैं। शिक्षा प्रणाली वह आधार स्तंभ होता है जहां शिक्षक छात्रों को विभिन्न प्रकार से ज्ञान प्रदान करता है। इसके साथ ही शिक्षा के उद्देश्यों को प्राप्त किया जाता है। समाज की बनावट तथा उसके मूल्यों के आधार पर शिक्षण की अवधारणा को मुख्य रूप से दो भारतीय एवं पाश्चात्य अवधारणा में विभाजित किया गया है, जिसका उल्लेख इस प्रकार है। विभिन्न स्थानों पर अलग संस्कृति एवं समाज की पृष्ठभूमि अलग अलग होती है। शिक्षा की अवधारणा को मुख्य रूप से दो आधारों परंपरागत एवं आधुनिक मूल्यों के आधार पर मूल्यांकन किया जाता है। पश्चिमी या पाश्चात्य अवधारणा का आधार एथेंस, रोम एवं ईसाई धर्म तथा उसके आधुनिक शिक्षा शास्त्री हैं, जबकि भारतीय शिक्षण का आधार वेद, बौद्ध धर्म, जैन धर्म, इस्लाम एवं आधुनिक विचारधारा है। यह वे तत्व हैं जो न केवल मौलिक जीवन प्रणाली बल्कि शिक्षण प्रणाली को भी प्रभावित करते हैं। इस प्रकार से भारतीय एवं पाश्चात्य दोनों देशों के विकास एवं व्यक्तिगत कौशल तथा मनोवृत्ति के विकास में स्पष्ट रूप से अंतर पाया जाता है। इस प्रकार से विभिन्न संस्कृतियों के विभिन्न दर्शन पाए जाते हैं, जिससे उनके कार्य करने के तरीके बदल जाते हैं, विशेषकर नई पीढ़ी की शिक्षा। यदि दोनों शिक्षा पद्धतियों की तुलना की जाए तो यह अंतर स्पष्ट रूप से दिखाई देता है। जहां पाश्चात्य शिक्षा व्यवस्था में शिक्षा की स्थिति केवल एक मार्गदर्शक की होती है, वहीं भारतीय शिक्षा व्यवस्था में शिक्षक का स्थान मुख्य होता है। पाश्चात्य देशों के छात्र सक्रिय अधिगम करते हैं, अर्थात शिक्षा प्रणाली छात्र केंद्रित होती है, जबकि भारतीय शिक्षा व्यवस्था में शिक्षा अब भी शिक्षक केंद्रित है और उसे अब छात्र केंद्रित बनाने का प्रयास चल रहा है। पुनर्जागरण के पश्चात पाश्चात्य देशों ने अपनी शिक्षा व्यवस्था को अरस्तु, प्लेटो एवं सुकरात जैसे दार्शनिकों के तर्क संगत सोच पर आधारित कर आगे बढ़ाया है, जबकि भारतीय शिक्षा काफी हद तक अभी विभिन्न धर्मों से समृषण को अपनाए हुए है। पाश्चात्य छात्र कक्षा में सक्रिय अधिगम करता है और शिक्षक छात्रों को इसके लिए प्रोत्साहित करता है कि वह अपने विचारों को स्वतंत्र रूप से सबके सामने रखे एवं साझा करे। इससे छात्रों में मनोबल बढ़ता है और वे नए नए विचार तथा तथ्यों को सामने रखता है। इसके विपरीत भारतीय शिक्षा प्रणाली में छात्रों को अपने विचार व्यक्त करने की पूर्ण स्वतंत्रता नहीं होती है। वे केवल शिक्षा द्वारा बताए गए विभिन्न तथ्यों एवं अवधारणाओं को समझकर रटने का प्रयास करता है। शिक्षक एवं छात्र के मध्य एक अंतराल बना रहता है। इसके बावजूद शिक्षक छात्रों को अधिक से अधिक ज्ञान विभिन्न प्रणालियों के माध्यम से प्रदान करता है। प्रत्येक शिक्षा प्रणाली की अपनी कुछ अच्छाइयाँ तो कुछ कमियाँ होती हैं, चाहे वह भारतीय शिक्षा की अवधारणा हो या पाश्चात्य शिक्षा की। जहाँ पाश्चात्य शिक्षा छात्र केंद्रित तथा व्यक्तिगत कौशल के विकास को महत्व देती है, वहीं उसे समाज से दूर तथा संवेदनहीन बनाती है।
वहीं भारतीय शिक्षा प्रणाली यद्यपि छात्रों पर अत्यधिक अनुशासन पर बल देती है, परंतु छात्रों को बेहतर नागरिक बनाने का प्रयास करती है। इस प्रकार यदि दोनों अवधारणाओं में कुछ सुधार कर दोनों का सम्मिश्रण दिया जाए तो जो छात्रों का अधिकतम कल्याण किया जा सकता है। शिक्षण का क्षेत्र एवं प्रकृति, स्कोप एंड नेचर ऑफ टीचिंग। पहला है, शिक्षण एक सुउद्देश्य प्रक्रिया है। टीचिंग इज अ पर्पसफुल प्रोसेस। शिक्षण का एक विशिष्ट उद्देश्य होता है जिसको ध्यान में रखकर शिक्षण कार्य किया जाता है। इस प्रकार यह एक सुउद्देश्य प्रक्रिया है। इसका एक निश्चित लक्ष्य होता है जिन्हें शिक्षण के माध्यम से प्राप्त करने का प्रयास किया जाता है। दूसरा, शिक्षण एक अंतःक्रिया प्रक्रिया है। टीचिंग एज एन इंटरैक्टिव प्रोसेस। शिक्षण का कार्य शिक्षक एवं शिक्षार्थी दोनों के द्वारा पूर्ण किया जाता है। शिक्षक अथवा शिक्षार्थी दोनों में से यदि कोई भी अनुपस्थित रहेगा तो यह कार्य संभव नहीं होगा। इसमें परस्पर दोनों के मध्य अंतःक्रिया होती है। तीसरा, इसकी प्रकृति कला एवं विज्ञान दोनों की है। नेचर ऑफ आर्ट एंड साइंस बोथ। शिक्षण के विषय में कुछ लोगों का मानना है कि यह कला है, जबकि कुछ लोगों का मानना है कि यह विज्ञान है, परंतु वास्तव में यह कला एवं विज्ञान दोनों प्रतीत होता है। कला होने के पीछे तर्क यह दिया गया है कि यह अन्य कलाओं की भांति देश, काल एवं परिस्थिति के अनुसार चला आ रहा है तथा इसका स्वरूप शिक्षण के उद्देश्यों के साथ बदलता रहता है। विद्वानों के अनुसार इसके आधारभूत सिद्धांत शाश्वत हैं, जो नियम देश, काल, परिस्थिति में नहीं बदलते, अतः यह विज्ञान भी है। चौथा, शिक्षण एक विकासात्मक प्रक्रिया है। टीचिंग एज अ प्रोसेस ऑफ डेवलपमेंट। शिक्षण की प्रकृति विकासात्मक है। बाल केंद्रित शिक्षण के द्वारा बालक का सर्वांगीण विकास होता है तथा उसका व्यवहार परिवर्तन होता है। सफल शिक्षण तभी माना जाता है जब इसके तीनों पक्षों ज्ञानात्मक, भावात्मक एवं क्रियात्मक का विकास होता हो। इसमें शिक्षण के इन पक्षों का विकास आवश्यक है। पांचवा, शिक्षण एक सामाजिक तथा व्यावसायिक प्रक्रिया है। टीचिंग एज अ सोशल एंड प्रोफेशनल एक्टिविटी। शिक्षण प्रक्रिया शिक्षक एवं छात्र दोनों के सहयोग से चलती है। शिक्षण प्रक्रिया के संचालन हेतु वातावरण सामाजिक होने के कारण यह सामाजिक प्रक्रिया है तथा इसे जीविकोपार्जन के रूप में शिक्षक द्वारा प्रयोग किया जाता है, इसलिए यह व्यावसायिक प्रक्रिया है। इस प्रकार शिक्षण की प्रकृति व्यावसायिक एवं सामाजिक है। छठा, शिक्षण निर्देशन की प्रक्रिया है। टीचिंग एज अ प्रोसेस ऑफ गाइडेंस। प्राचीन काल में जब पुस्तक एवं छापाखाना की व्यवस्था नहीं थी तब सूचनाओं अथवा निर्देशों को वृक्ष के पत्तों पर लिखकर दिया जाता था, परंतु अब पुस्तकों की कमी नहीं है तथा शिक्षक के द्वारा मार्गदर्शन दिया जाता है। शिक्षण को मार्गदर्शन माना जाता है। शिक्षक को छात्र की रुचि, क्षमता, अभिवृत्ति, आवश्यकता आदि को ध्यान में रखकर उसे सही निर्देश देना चाहिए। सातवां, शिक्षण एक त्रिध्रुवीय प्रक्रिया है। ब्लूम महोदय ने शिक्षण के 3 पक्ष बताए हैं। पहला, शिक्षण के उद्देश्य, दूसरा सीखने के अनुभव, तीसरा व्यवहार परिवर्तन। इस प्रकार यह त्रिध्रुवीय प्रक्रिया ही वास्तविक शिक्षण है। आठवां, शिक्षण में भाषा संप्रेषण का कार्य करती है। लैंग्वेज वर्क्स एज अ मीडियम इन टीचिंग। शिक्षण में भाषा संप्रेषण के रूप में महत्वपूर्ण कार्य करती है। शिक्षण के सभी तथ्यों, प्रत्ययों, सिद्धांतों, नियमों, सूत्रों तथा सामान्यीकरण का बोध भाषा के माध्यम से ही होता है। शिक्षण के समय शिक्षक द्वारा प्रयोग की जाने वाली भाषा को छात्र सरलता से समझ जाता है। इसकी प्रतिक्रिया के रूप में छात्र भी अपनी समस्याओं को भाषा के द्वारा ही शिक्षक के समक्ष प्रस्तुत करता है। इस प्रकार शिक्षण में भाषा एक संप्रेषण के रूप में कार्य करती है।
9वां, शिक्षण मनुष्य को समायोजन के योग्य बनाता है। टीचिंग हेल्प्स ह्यूमन बीइंग टू एडजस्ट इन अ सोसाइटी। शिक्षण मनुष्य को समाज में समायोजन करने के लिए सक्षम बनाता है। यह समायोजन शिक्षण के माध्यम से ही संभव है। शिक्षण के माध्यम से यह विभिन्न प्रकार की समस्याओं का समाधान करके अपने आप को परिस्थितियों के अनुकूल बनाता है। इसके द्वारा वह अपना समायोजन सरलता से कर सकता है। 10वां, क्रियाशील बनाता है, मेक्स एक्टिव। शिक्षक सदैव यह प्रयत्न करता है कि उसके छात्र विकास करें तथा उनमें कौशलों का विकास हो तथा वे अच्छे अंक प्राप्त करें। शिक्षा के द्वारा ही शिक्षक बालक में ज्ञानात्मक, भावात्मक एवं क्रियात्मक गुणों का विकास करता है। शिक्षक शिक्षण के माध्यम से बालकों को क्रियाशील बनाता है। शिक्षण की विशेषताएं, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ टीचिंग। पहला, अधिगम, सीखने में सहायक, हेल्पफुल इन लर्निंग। शिक्षण वह माध्यम है जिसके द्वारा शिक्षार्थियों को विभिन्न विषयों का ज्ञान प्रदान किया जाता है। शिक्षण के द्वारा विद्यार्थी विभिन्न विषयों को सीखते हैं जिनकी आवश्यकता उनका सर्वांगीण विकास करने में होती है। दूसरा, सूचना संप्रेषण, इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन। शिक्षण वह प्रक्रिया है जो संभवतः किसी भी परिवेश में हो सकती है एवं इसके द्वारा विभिन्न प्रकार की सूचनाओं का संप्रेषण किया जाता है। यह ज्ञानार्जन का एक महत्वपूर्ण स्रोत होती है। तीसरा, कौशल क्षमता का विकास, स्किल्स कैपेसिटी डेवलपमेंट। शिक्षण द्वारा छात्रों में कौशल क्षमता का विकास किया जाता है। चौथा, छात्रों का व्यवहार परिवर्तन, बिहेवियरल चेंजेज ऑफ स्टूडेंट्स। शिक्षण व्यवहार परिवर्तन की एक प्रक्रिया है। शिक्षण के द्वारा शिक्षक से शिक्षार्थियों को विभिन्न प्राचीन एवं सामयिक सूचनाएं देता है। शिक्षार्थियों को जैसी सूचनाएं दी जाती हैं वे वैसा ही व्यवहार करने की ओर प्रेरित होते हैं। पांचवा, बेहतर संबंधों का निर्माण, बिल्डिंग बेटर रिलेशंस। शिक्षण का अर्थ शिक्षक से शिक्षार्थी तथा पाठ्यचर्या के मध्य एक अच्छा संबंध स्थापित करना है। शिक्षक से शिक्षार्थी तथा विषय में संबंध स्थापित करता है। शिक्षण शिक्षक एवं शिक्षार्थी के मध्य सामाजिक व जनतांत्रिक संबंधों का निर्माण करता है तथा अंतःक्रिया द्वारा ज्ञान का आदान प्रदान करता है। छठा, उद्देश्यों एवं लक्ष्यों की प्राप्ति, अटेनमेंट ऑफ गोल्स एंड ऑब्जेक्टिव्स। शिक्षण उद्देश्यपूर्ण प्रक्रिया है जिसके द्वारा उद्देश्यों एवं लक्ष्यों की पूर्ति की जा सकती है। सातवां, सामाजिक विकास, सोशल डेवलपमेंट। शिक्षण एक सामाजिक प्रक्रिया है क्योंकि यह शिक्षक व छात्रों के बीच में ही संपादित होती है। उत्तम शिक्षण के द्वारा व्यक्ति व समाज दोनों ही उन्नति करते हैं। उत्तम शिक्षण सहानुभूतिपूर्ण होता है। आठवां, अनुकूलन में सहायक, हेल्पफुल इन एडॉप्टेशन। शिक्षण विद्यार्थी को वातावरण से अनुकूलन करने में सहायता देता है। यह छात्र को संवेगात्मक स्थायित्व देने के साथ साथ उसे वातावरण से सामंजस्य स्थापित करने के योग्य बनाता है। नौवां, व्यावसायिक प्रक्रिया, बिजनेस प्रोसेस। शिक्षण एक व्यावसायिक प्रक्रिया है। इसको बहुत से व्यक्ति जीविकोपार्जन का साधन मानते हैं। यह छात्र में विभिन्न कौशल विकसित करते हुए उसे व्यवसाय विशेष के लिए निपुण बनाता है। शिक्षण के उद्देश्य, ऑब्जेक्टिव्स ऑफ टीचिंग। पहला, शिक्षण का उद्देश्य एक संपूर्ण मानव का निर्माण करना है ताकि उसके अस्तित्व का प्रत्येक पक्ष पूर्णतः विकसित हो सके। दूसरा, छात्रों में स्वयं उचित निर्णय लेने का गुण विकसित करना। तीसरा, शिक्षण द्वारा छात्र के आंतरिक एवं बाह्य अनुभवों से सामंजस्य स्थापित करना। चौथा, छात्रों को स्वयं अनुभूतियों एवं प्रत्यक्ष कारणों से समायोजन करते हुए वास्तविकता का बोध कराना। पांचवा, शिक्षण का उद्देश्य छात्रों को सीखने के लिए प्रेरित करना है क्योंकि छात्रों के प्रेरित न होने पर शिक्षण अधिगम उपयुक्त नहीं होगा। छठा, छात्र की मानसिक शक्तियों का विकास करना। सातवां, छात्रों में पाई जाने वाली पाशविक प्रवृत्तियों में सुधार करना एवं मानवीय गुणों का विकास करना।
8वां छात्रों में क्रियाशीलता, संगठन क्षमता एवं व्यवहारिक गुणों का विकास करना तथा उन्हें क्रिया करने का अवसर प्रदान करना। 9वां छात्रों को प्राप्त सैद्धांतिक ज्ञान को व्यवहारिक रूप में प्रयोग करने के लिए प्रेरित करना। 10वां छात्रों में वातावरण के प्रति समायोजन, एडजस्टमेंट विथ एनवायरनमेंट की क्षमता प्रदान करना। 11वां छात्रों में आत्मविश्वास जागृत करना तथा उन्हें आत्मानुभूति करने की योग्य बनाना। 12वां छात्रों में सृजनात्मक क्षमता का विकास करना एवं सृजनात्मक कार्य के लिए प्रेरित करना। 13वां छात्रों का मार्गदर्शन करना एवं उपयुक्त व उपयोगी रास्ता चुनने की क्षमता का विकास करना। 14वां छात्रों में अभिव्यक्ति का विकास करना, जिससे वे अपने अनुभव तथा विचारों को दूसरे के समक्ष प्रस्तुत करने में समर्थ हो सके। रॉयबर्न ने लिखा है कि जब बालक का उत्तम शिक्षण हो चुकता है तो वह एक समयबद्ध विकसित व्यक्तित्व सहित विद्यालय छोड़ता है। वह आत्मविश्वासी होता है, उसमें उत्तम रुचियां होती हैं, वह समाज के जीवन में सृजनात्मक भाग लेने हेतु तत्पर रहता है। जीवन तथा उसकी समस्याओं के प्रति उसका एक साहसपूर्ण एवं सृजनात्मक दृष्टिकोण होता है। अपनी समस्त शक्तियों का प्रयोग करने की कामना उसके चित्त में उत्पन्न हो चुकी होती है। शिक्षण की आवश्यकता एवं महत्व, नीड एंड इम्पोर्टेंस ऑफ टीचिंग। पहला, शिक्षण एक कौशल युक्त प्रक्रिया है। शिक्षण का तात्पर्य ज्ञान प्रदान करना है। दूसरा, छात्रों के व्यवहारों एवं मनोवृत्तियों में शिक्षण द्वारा परिवर्तन लाया जाता है। तीसरा, वर्तमान तथा भावी जीवन की सफलता के लिए शिक्षण एक महत्वपूर्ण साधन के रूप में है। चौथा, अनुदेशन प्रारूप तैयार करने के लिए शिक्षण वैज्ञानिक आधार प्रदान करता है। पांचवा, शिक्षण बालक का सर्वांगीण विकास करने के साथ साथ उसे भावी जीवन के लिए तैयार करता है। छठा, शिक्षण द्वारा छात्रों की सृजनात्मक शक्ति को विकसित किया जाता है, जिसके द्वारा छात्र नवीन ज्ञान की खोज, नवीन चिंतन तथा नवीन आविष्कार आदि करने के लिए तत्पर हो जाते हैं। सातवां, छात्रों के ज्ञानात्मक, भावात्मक एवं क्रियात्मक पक्षों को विकसित करने में शिक्षण से सहायता मिलती है। आठवां, शिक्षण द्वारा छात्रों में शिक्षण प्रक्रिया के प्रति उत्सुकता जागृत की जाती है। नौवां, शिक्षण द्वारा अनुबंध, प्रशिक्षण, अनुदेशन तथा प्रतिपादन आदि विकसित किए जाते हैं। 10वां, शिक्षण द्वारा छात्रों में क्रियाशीलता, संगठन क्षमता एवं व्यवहारिक गुणों को विकसित किया जाता है। 11वां, शिक्षण का महत्व बालकों को मात्र ज्ञान प्रदान करने के कारण ही नहीं है, बल्कि शिक्षा द्वारा बालकों के संवेगों को प्रशिक्षित करके सामाजिक समायोजन में सहायता प्रदान के कारण भी इसका महत्व है। शिक्षण के कार्य, फंक्शंस ऑफ टीचिंग। पहला, सूचना प्रदान करना। एक अच्छा शिक्षक सर्वप्रथम क्षेत्र विशेष की सूचनाओं से स्वयं परिचित होकर उन सूचनाओं को अच्छी प्रकार से अपने छात्रों तक पहुंचाता है। सूचनाएं नई व पुरानी दोनों तरह की होती है। इसे शिक्षक भाषण, व्याख्यान, कथन, पठन एवं क्रियात्मक तरीके से छात्रों को प्रदान करता है। वाद विवाद के माध्यम से कभी कभी यह सूचनाएं बालकों तक पहुंचाई जाती है। दूसरा, योजना बनाना। कक्षा कक्ष में प्रवेश से पूर्व शिक्षण द्वारा यह योजना बनाई जाती है कि किस कक्षा में किस विषय एवं किस कालांश में कैसे एवं क्या पढ़ाना है। वह पूरे सत्र विषयों को पाठ के अनुसार नियोजित करता है तथा उसी के आधार पर शिक्षक संपूर्ण पाठों के शिक्षण उद्देश्य, सहायक सामग्री, शिक्षण विधि, प्रस्तुतिकरण एवं मूल्यांकन आदि का नियोजन करता है। तीसरा, निर्देशन एवं प्रशासन करना।
शिक्षक द्वारा कक्षा में शिक्षण कार्य का प्रारंभ करना भी एक कला है। इसी के आधार पर उसे विषयगत निर्देशन एवं कक्षा का प्रशासन करना पड़ता है, जो शिक्षण का एक महत्वपूर्ण अंग है। नियोजन एवं विषय वस्तु बहुत अच्छी हो, लेकिन यदि उसमें निर्देशन एवं प्रशासन का अभाव है तो वह उचित शिक्षण कार्य नहीं माना जाएगा। चौथा, प्रेरणा देना। शिक्षक का सबसे महत्वपूर्ण कार्य बालक को विषय के प्रति प्रेरित करना है। यह एक मनोवैज्ञानिक तथ्य है कि यदि बालक विषय वस्तु के प्रति गंभीर नहीं होगा तो शिक्षण का वास्तविक कार्य अधिगम भी सही तरीके से नहीं हो पाएगा। शिक्षकों के प्रेरणा संबंधी कार्य के विषय में स्पष्टीकरण किया जा सकता है कि निम्न कोटि का अध्यापक सूचना प्रदान करता है, मध्यम कोटि को अध्यापक शिक्षण करता है तथा उत्तम कोटि का अध्यापक प्रोत्साहित करता है। पांचवा, परामर्श देना। छात्र विभिन्न सामाजिक एवं पारिवारिक स्तरों से आते हैं, जिनकी विभिन्न सामाजिक, व्यक्तिगत, सामाजिक एवं मनोवैज्ञानिक समस्याएं रहती हैं। इसलिए यह आवश्यक है कि शिक्षक उन समस्याओं को दूर करने के लिए छात्रों को उपयुक्त सलाह दें। यदि ऐसा नहीं किया जाता है तो बालक को अधिगम में कठिनाई होती है, जिससे उनमें कक्षा कार्य एवं अधिगम में कुछ समायोजन की मानसिकता उत्पन्न हो जाती है। इसलिए शिक्षक का यह मुख्य कार्य है कि वह बालक का समुचित मार्गदर्शन करे। छठा, सुधार करना। वर्तमान समय की शिक्षण व्यवस्था का सबसे मुख्य कार्य शिक्षक द्वारा बालकों में सुधार लाना है। यह तत्व अध्यापक के चरित्र एवं नैतिकता पर आधारित होता है। वर्तमान समय में इसकी कमी सर्वत्र है, जिसके कारण बालक सदैव आदर्श की खोज तो करता है लेकिन उसे प्राप्त नहीं कर पाता है। इसलिए यह आवश्यक है कि शिक्षक छात्र के प्रति न्यायोचित व्यवहार कर सुधार करने का प्रयास करे। सातवां, अनुशासन। कक्षा को सुचारू रूप से एवं व्यवस्थित ढंग से चलाने के लिए आवश्यक है कि कक्षा अनुशासन बना रहे। यह कार्य भी शिक्षण कार्य का एक अंग है। इसमें सामान्य दंड से लेकर कठोर दंड तक की व्यवस्था होती है। शिक्षक को इस बात का हमेशा ध्यान रखना चाहिए कि नकारात्मक दंड कम से कम दिया जाए तथा सकारात्मक अनुशासन का सहारा अधिक लिया जाए। रट्स ने उत्तम शिक्षा के प्रमुख 7 कार्य बताए, जिनका विवरण है। पहला, कार्यक्रमों का आयोजन करना। समाज के प्रत्येक क्षेत्र में बड़ी तेजी से विकास एवं परिवर्तन हो रहा है, इसलिए उसी अनुपात में ज्ञान का विस्फोट करने के लिए भी समय समय पर विषयगत सेमिनार, सिम्पोजियम्स, कार्यशाला एवं सम्मेलनों आदि में भाग लेना चाहिए। दूसरा, सुरक्षा प्रदान करना। शिक्षा के क्षेत्र में कहीं कहीं छात्रों के मन में असुरक्षा का वातावरण भी बनता जा रहा है। इसके लिए आवश्यकता इस बात की है कि छात्र के मन से असुरक्षा की भावना को दूर किया जाए तथा उसमें सुरक्षा की भावना पैदा की जाए। यह शिक्षण एवं शिक्षक दोनों का कार्य है। इस प्रकार की भावना के विकसित हो जाने पर वह अधिगम के वातावरण से अपनी आप को समायोजित करने में अधिक सफल होगा। तीसरा, समूह निर्माण करना। शिक्षक को शिक्षण सत्र प्रारंभ में ही यह देख लेना चाहिए कि वे कौन से छात्र हैं जो समूह से अलग हैं। ऐसे छात्रों का पता लगाकर उनको उनके उद्देश्य एवं आवश्यकता अनुसार समूह में रखना चाहिए, अर्थात एक जैसे आवश्यकता एवं उद्देश्यों वाले छात्रों को एक समूह में रखना भी शिक्षक का कार्य है, जो कि सत्र के आरंभ में ही किया जाना चाहिए। चौथा, अभिरुचि एवं समस्या का पता लगाना। शिक्षण एक सामाजिक प्रक्रिया है, इस प्रकार छात्र भी समाज का एक अंग है। अतः यह आवश्यक है कि शिक्षक छात्र की समस्याओं एवं अभिरुचियों का यथासंभव पता करने की कोशिश करे, क्योंकि समस्याग्रस्त बालक ध्यान केंद्रित करने में कठिनाई का अनुभव करते हैं। इसके लिए अतिरिक्त शिक्षण के माध्यम से ही इसकी अभिरुचि को भी स्पष्ट किया जा सकता है। पांचवा, कक्षा कक्ष को व्यवस्थित एवं संगठित करना। यह शिक्षण को अधिक रुचिकर एवं सुविधापूर्ण बनाता है। अध्यापक को चाहिए कि कक्षा कक्ष की व्यवस्था ऐसे स्थान पर करे कि इसे भौतिक सुविधाएं अर्थात हवा, प्रकाश आदि मिलता रहे तथा
आवश्यकता अनुसार इसमें परिवर्तन एवं परिमार्जन भी किया जा सके। कक्षा कक्ष की व्यवस्था छात्र एवं शिक्षक दोनों की सुविधा को ध्यान में रखकर की जानी चाहिए। यह कार्य बहुत कुछ अध्यापक पर ही निर्भर करता है। छठा, पाठ्यचर्या निर्माण करना। हमारे देश में पाठ्यचर्या राज्य स्तर से निर्मित करके विद्यालयों में भेज दिए जाते। इन पाठ्यचर्याओं में स्थानीय आवश्यकता एवं समस्याओं का कोई ध्यान नहीं रखा जाता है, जबकि इस तथ्य का प्रावधान होना चाहिए कि शिक्षक का भी पाठ्यचर्या निर्माण में पूर्ण योगदान हो, क्योंकि शिक्षक स्थानीय समस्याओं एवं आवश्यकताओं से पूर्णतः अवगत होता है। सातवां, मूल्यांकन एवं प्रगति अभिलेख तैयार करना। विभिन्न परीक्षणों के माध्यम से बालक की शैक्षिक एवं अन्य प्रकार की प्रगति का पता लगाया जाता है। यह प्रगति साप्ताहिक, मासिक एवं वार्षिक कार्यक्रम पर आधारित होता है। इसलिए मूल्यांकन का समय समय पर अभिलेख भी तैयार किया जाना चाहिए। यह अभिलेख एवं मूल्यांकन प्रत्येक बालक एवं संपूर्ण कक्ष दोनों का होना चाहिए। मूल्यांकन का माध्यम लिखित, मौखिक तथा औपचारिक एवं अनौपचारिक दोनों तरह का होना चाहिए। धन्यवाद।